प्रचोदया। कि आप एक मिनट, अच्छा एक सेकंड। हाँ जय तुले आइयो माँ शक्ति। आज अजय चंद्र कुमार हमारे क्रमांक है 924, दिन रविवार, तारीख 5 मई 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री एस के कोहली साहब, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। आज आपका जो विषय है वो है ज्योतिष दृष्टि से मन को जानना। आप ज्यादा समय ले लेते हो आदरणीय अजय कुमार साहब से, जो डॉक्टर अजय कुमार साहब हैं, वो ज्योतिष के बड़े प्रकांड हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय श्याम कोहली साहब के विषय में कहें। आदरणीय अजय कुमार साहब। धन्यवाद जी शर्मा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु पर कोहली जी का आपसे परिचय कराऊं। मेरा कोहली जी से परिचय करीब कई सालों से है और मेरे को भी जो एस्ट्रोलॉजी में जो एक नई सोच दी है वो कोहली सर से प्राप्त हुई है। सर को करीब 50 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। और सबसे अच्छी बात ये है, सर बहुत लॉजिकली बात करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले बहुत लॉजिक देखते हैं और फिर लॉजिक इसका व्याख्यान देते हैं। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसे व्यक्ति को सुनने का मौका मिल रहा है। सर ओवर टू कोहली सर। थैंक यू अजय कोहली। धन्यवाद। मैंने शेयर कर दिया सर, स्क्रीन शेयर कर दिया। आज का विषय एक्चुअली मन के द्वारा ज्योतिष को समझना या ज्योतिष के द्वारा मन को समझना, दोनों ही एक ही चीजें हैं। वो अल्टीमेटली आप पता चल जाएगा कि ज्योतिष से मन को हम कैसे जान सकें। ज्योतिष में मन का जो कारक होता है, बेसिकली हर प्लेनेट के अपने अलग अलग गुण हैं। और हमारे जो 7 प्लेनेट हैं, सोमवार से लेकर संडे से लेकर के सैटरडे तक, ये 7 प्लेनेट हो गए 7 दिन के। और 2 प्लेनेट है राहु और केतु। ये इनको मैं पहले ही बता चुका हूं कि राहु हमारी पास्ट लाइफ की जो पैशन है, तो में हमारे पास्ट लाइफ का जो भी डिस्चार्ज है वो इस लाइफ में निकलेगा। वो जो है आर्टिकल्स में सबसे पहले ये है कि हमारी जो पूरा सृष्टि है ये 2 ही आधार पे है। एक तो है आपकी एनर्जी और दूसरा है मैटर, जिसे कहें कि पुरुष और प्रकृति। पुरुष को आप शिव रूप मानिए और प्रकृति को जो है वो पार्वती स्वरूप मानिए। तो ये जो है शिव की जो भी शक्ति है, यानी पार्वती स्वरूप में जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वो जो है वो आपका इन 5 ग्रहों से, जो क्षितिज जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से ही हमें फिजिकली जो है दिखाई पड़ता है जो भी मैनिफेस्टेशन। तो मन का जो है कारक आपका चंद्रमा है। और मन का जो दोलन है वो पहली आर्टिकल में हम बता चुके हैं कि जो हमारा शरीर है वो 3 लेयर का है। सबसे बाहर की लेयर जो है वो हमारी ग्रॉस बॉडी है, जो हमें दिखती है। उसमें 5 तत्व है जो हमारे अर्थ से ही बने हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर, जो ये एलिमेंट्स जो हैं वो 5 उसी से बने हुए हैं। दूसरा, उसके बाद का इनर जो है वो माइंड है, मून है, जिसपे संस्कार निहित होते हैं। और बाहर वाली गाड़ी को स्थूल शरीर कहते हैं, और जो मन से जो आ रही है वो सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर जो कोर है तीसरा, दैट इज सूर्य या आत्मा, जिसे कारण शरीर कहते हैं। तो हमारी सबसे इनर कोर जो है वो सन है, आत्मा है। उसके बाद में दूसरा जो है मून है, और बाद में बॉडी। अब जो मन जो है ये 2 के बीच में है। एक तरफ सूर्य है और एक तरफ जो है वो संसार है। संसार के 5 तत्व हैं। तो ये जो है, अगर हमारा ये मन है सेंटर में, जिसे फिगर में देखिए, तो ये मन अगर पेंडुलम की तरह रहता है। ये मन यहाँ पर बिल्कुल, अगर कोई हलचल ना हो तो ये बिल्कुल शांत स्थिति में हो। हमारे तभी रेस्ट पोजीशन तब होती है जब हम मिनिमम एनर्जी की पोजीशन में होते हैं। आपने देखा होगा पहले पेंडुलम जो घड़ियां होती थी पहले, अगर यूं ऐसे लटकी हुई है तो ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
तो ये सबसे स्टेबल कंडीशन होती है जिसमें ऊर्जा बिल्कुल कम होती है। यानी हमारा चित्त या मन जो शांत स्थिति में होगा जब हम ऊर्जा का कोई उपयोग ज्यादा नहीं कर रहे। तो अब आप इसमें अध्यात्म को निकाल सकते हैं कहीं से। अब अगर हमारा ये मन सूर्य की तरफ जाता है, यानी इनवर्ड जाता है, अंदर के कोर में सूर्य आत्मा की तरफ जाता है, तो ये हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, ये हमारा अध्यात्म की तरफ जाता है। और अगर यही मन हम संसार की तरफ है, जो आउटर वर्ल्ड है, इसमें लगाते हैं, तो स्थूल बॉडी की तरफ जाते हैं, का उपयोग करके ज्यादा जाते हैं, तो ये हमारा जो है, ये संसार की तरफ हमारा। तो ज्योतिष में या अध्यात्म का सिंपल सा रूल यही हुआ कि मन को हमें सूर्य या आत्मा की तरफ ले जाना है और इसके संसार की तरफ से इसको डिटैच करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार को छोड़ देंगे। आप भी समय दें। डिटैच करने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम संसार को छोड़ देंगे। तो उस स्थिति में हमने सिर्फ क्या करना है कि 5 एलिमेंट जो संसार के हैं, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और जल है और स्पेस है, तो इनको हमने इनसे डिटैच होना। डिटैच का मतलब है कि इनका सदुपयोग करना है, इनका ऐसा उपयोग नहीं करना है कि इन्हीं में हम जो है लगे रहे। तो इस तरीके से हम 5 तत्वों का अगर सिर्फ अपने शरीर यापन के लिए या हमारे जो मिनिमम वर्क हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं, तब हमारा ये मिसयूज नहीं हो। दूसरा जो है कि हम जो भी अध्यात्म है वो शरीर से साध्य नहीं, उसमें किसी भी शरीर की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर ये साध्य होता शरीर से या भौतिक रूप से, तो जिनका शरीर अपंग है या जो देख नहीं सकते हैं, तो वो उन लोगों के लिए तो अध्यात्म प्राप्त नहीं हो सकता था। तो ये शरीर से साध्य नहीं, ये ज्योतिष भी बिल्कुल क्लियर कर रही कि इसमें हमें शरीर का कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ उपयोग यह है कि हमारा जो है मन वो ट्रेवल करे आत्मा की तरफ। अब आत्मा के ऊपर हमारे आवरण पड़े हुए हैं, जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों की वजह से बहुत से आवरण है हमारी आत्मा के ऊपर। तो हमारा सारा जो मकसद क्या है जीवन का, कि उस आवरण को हटा देना। और क्या आवरण है ये ज्योतिष बता देती है। उसका सीधा कारण होता है कि सूर्य की स्थिति आप किसी भी चार्ट में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी आत्मा के ऊपर किन किन चीजों का बोझ लगा हुआ है और इस जन्म में हम इस आवरण को हटाने के लिए आए हैं और उसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे। तो मैं एक चार्ट से लास्ट में जो मैं 2-3 चार्ट्स लूंगा और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे सिंपल जिसे ज्योतिष का ज्ञान भी नहीं है वो कैसे इसको डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है, मन जो है वो एक बिल्कुल शांत जल की तरह है। चंद्रमा जो है जल है, चंद्रमा को मन से ही वो किया गया है क्योंकि इतनी द्रुत गति से ये चलता है, सो फास्ट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मन जो है वो पानी की तरह है, जल की तरह है। अब इसमें क्या है कि इस जल में जब विकार आ जाते हैं तो रिपल्स जो है तरंगे पैदा होता है। अब अगर वायु का विकार हो जाए, जैसे जल शांत बैठा है, तेज हवाएं और आंधियां चलनी शुरू हो तो जल में जो है वो लहरें शुरू हो, तो ये वायु विकार है। तो इसी तरीके से हमारे पृथ्वी तत्व के जो विकार हैं वो अगर अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हमारा मन जो है वो चंचल होना शुरू कर देता है। और शांत तब होगा जब ये विकार हटेगा। जैसे ही आंधी या तूफान हट जाता है तो जल शांत हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा तत्व जो है वो आपका अग्नि है। जब हम उसको जल को बॉयल करते हैं, हीट देते हैं या उष्मा देते हैं और बहुत ज्यादा उसको गर्म करते हैं, तो क्या है कि वो गर्म होकर के नीचे से, आपने देखा होगा कहीं पर भी पानी के बबल्स ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते, ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें हलचल पैदा कर देते हैं। तो ये भी जो है, ये जो है अग्नि का विकार है। इसी तरीके से अर्थ का विकार जो है, जब हम जल में अर्थ मिला देते हैं तो यानी कोई कंस्ट्रक्टिव वेव्स पैदा हो जाती है। अगर जल और अर्थ की मात्रा, जल और पृथ्वी तत्व दोनों की मात्रा सही हो
तो कंस्ट्रक्शन होता है चीज का। आप मान लिया आपने पौधों को देखा होगा, ज्योतिष सिर्फ जो है प्लांट को समझ लीजिए, प्लांट से खेती कैसे करते हैं ये पूरी ज्योतिष समझा दे, पूरी ज्योतिष समझ में आ जाती है कि खेती आप जानते हैं तो ज्योतिष जानते हैं। तो क्या है कि अगर किसी बीज को हम बोते हैं और उसमें कितना जल चाहिए उतना डालें तो हमारा पेड़ उगा। अगर हम उसमें जल अधिक डाल दें पृथ्वी तत्व में तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये संतुलित मात्रा जो है तत्वों की, ये हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव होती है। और अगर यही मात्रा असंयमित होती है तो ये हमारे विकार को पैदा करती है, और उसकी वजह से हमारे मन जो है वो बहुत ज्यादा ज्वलित हो जाते हैं, और उनमें जो है वो रिपल्स या टर्बुलेंस आनी शुरू हो जाती है। अब ज्योतिष में एक्चुअली जो पहले भी बताया कि ज्योतिष में ये 12 भाव होते हैं, और हर हाउस के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पूरी सृष्टि की हर चीज ये 12 भावों में या 12 हाउसेस में निहित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस को देखें 12 भाव से, तो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट जो है वो सेल्फ है, सेकंड जो है फैमिली है, थर्ड जो है सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, फोर्थ मदर है, फिफ्थ आपका जो है बेटा हो गया, एंड सो ऑन आप 12 तक चले जाए। आप अगर और कुछ देखना चाहें तो अलग अलग चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो जिस पोर्टफोलियो को आप देखना चाहें तो 12 से आप सारी चीजों को वो, अब इन चीजों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमें यह देखना है कि जो हमारी मन की स्थिति है, यानी चंद्रमा की स्थिति है, वो क्या कहती है, वो हमारे रिलेशंस के बारे में क्या कहती है, हमारी एजुकेशन के बारे में क्या कहती है, हमारी प्रोफेशन के बारे में क्या कहती है, और हमारे पोजीशंस के बारे में क्या कहती है। तो जीवन के हर फील्ड में उसका क्या क्या रोल है और किस तरफ उसका कितना झुकाव, तो वो बगैर जाने हुए हम अपने मन को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो जनरल ये है, तो मन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि मन में चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ अगर अलग अलग प्लेनेट मिक्स हो जाते हैं तो उसकी स्थिति डिफरेंट हो जाती है। और ऑल प्लैनेट्स जो है वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं, और ये सब जो है मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे चंद्रमा के साथ मंगल मिल जाए तो क्या होता है कि चंद्रमा हमारा मन है, मंगल हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी है या गतिज ऊर्जा है, तो मन में जो है उसने ऊर्जा दे दी, तो मन बहुत तेजी से चलने लगा, मन की गति चली। अब किस डायरेक्शन में जाएगा वो अलग है, वो हम आगे के चार्ट्स में क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चंद्रमा और मंगल किसी के हॉरोस्कोप में एक साथ हैं तो वो क्विक, शार्ट ड्यूरेशन, हाई इंपैक्ट और इनर टर्बुलेंस, उसके अंदर इनर टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। शार्प इनर आई है उसकी, देखिए हमारी 2 आंखें हैं, एक बाह्य और एक अंतर्दृष्टि। जब अध्यात्म की बात करते हैं तो हम अंतर्दृष्टि पे जाते हैं, जब हम दुनिया की या संसार की बात करते हैं तो बाह्य दृष्टि की बात। और इमोशनल पेनिट्रेशन, मून जो है इमोशन है, क्यों है? मून से रिप्रेजेंट होती है मदर, और मदर जो है वो उसका नेचर है नर्चरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इमोशन। ये 4 फंक्शंस हैं मेनली चंद्रमा के। तो मून के साथ में जब मार्स आ जाता है तब ये एक्शन हो जाता है। इसके मतलब है कि वो जो है उसका मन बहुत चंचल है, बहुत तेज है। 2 ही प्लेनेट बहुत तेज चलते हैं, एक चंद्रमा और एक बुध। बुध जो है वो प्रिंस, जब हम प्लेनेट की किंगली फॉर्मेशन को कहते हैं तो सूर्य राजा होता है, चंद्रमा जो है रानी है, और मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, वो अपने आप में ही चंचल है, और बृहस्पति गुरु है, और शुक्र जो है जिसे मैं नर्तकी कहता हूं, डांसर, और शनि है नौकर। तो ये 7 ग्रहों का विश्लेषण। तो आप ये देखिए कि जब चंद्रमा के साथ में मरकरी, मून प्लस मरकरी, मून और मरकरी आपके साथ में आ जाते हैं तो मून क्या है? इमोशन है,
मरकरी क्या है? लॉजिक है। मरकरी जो है विश्लेषण करता है, छोटे छोटे डेटा में जो है वो बांट देता है और उसको एनालिसिस करता है। तो जब मून और मरकरी मिल गए तो इमोशन वर्सेस लॉजिक, उसका मन जो है वो उलझ गया डुअलिटी में। एक तरफ तो इमोशन आता है कि मैं इसको कुछ देखूं, दूसरी तरफ लॉजिक कहती है कि नहीं ये तो गलत है। तो वो द्वंद्व में फंसा हुआ है। मून और मरकरी, जब भी किसी के हॉरोस्कोप में मून और मरकरी इकट्ठे हो तो ये समझिए कि उसका चित्त बेचैन है, वो इमोशन और लॉजिक के अंदर फंसा पड़ा है। सीकिंग कंपनी आर एक्टिव इन कॉन्फ्लिक्ट रिमूविंग, तो वो या तो किसी का साथ चाहता है और या जो है वो कोई कंफ्लिक्ट रिमूविंग एक्शंस करता है। कंफ्लिक्ट रिमूविंग में जो आते हैं सारे, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये जब दूसरों की कोई न कोई तकलीफ को रिमूव करने का काम करते हैं, तो दीज आर द कंफ्लिक्ट रिमूविंग। पुलिस है, ये सब। मून और जुपिटर जब साथ साथ आते हैं तो मून जो है, मून एक्चुअली हमारा जो है वो फर्टिलाइजेशन सेंटर है। जितना भी जर्मिनेशन होता है वो मून के बगैर नहीं हो सकता। मून है मदर, मदर ही जर्मिनेट करती है सीड को। तो मून का मतलब है जर्मिनेशन, और किसी तरीके का जर्मिनेशन भी, कोई भी जर्मिनेशन। जुपिटर हमारा जो है वो नॉलेज का है। गुरु हमें क्या दे सकता है? नॉलेज ही दे सकता है और कुछ नहीं। तो गुरु का मेन फंक्शन क्या है? नॉलेज देना। तो मून और जुपिटर जो है नॉलेज, लेक्चरिंग और डीप मेडिटेशन, इस फील्ड में जाते हैं। जब भी बृहस्पति और चंद्र है, इसको ज्योतिष में गजकेसरी योग भी कहते हैं। और ये जो है इसीलिए जो है उसमें इसको लोगों ने बहुत कंफ्यूजिंग वे से भी कहा है कि बड़ा पैसा आएगा और वेल्थ आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। उसको जो है नॉलेज बहुत होती है कई केसेस में, जब तक कि तत्व ना हो अर्थ का। मून और वीनस, वीनस हमारा मून, वीनस जो है वो करेंसी। देखिए दो ही गुरु हैं, वीनस और जुपिटर, शुक्राचार्य और आपके देवगुरु बृहस्पति। दोनों के अलग है। बृहस्पति के पास ज्ञान की करेंसी है, और शुक्र के पास में जो है वो भौतिक करेंसी, फिजिकल करेंसी। और मून है जर्मिनेशन का। जब मून जो है वो वीनस के साथ हो गया तो पैसा कमाने में बहुत अच्छा, मनी अर्निंग में बहुत अच्छी स्किल है उसको। और दूसरा ऑप्शन ये है इसके कि मदरली इमोशनल अट्रैक्शन, किसी के साथ में होगा तो अट्रैक्शन जो है मदरली टाइप का होगा, केयरिंग होगा। इसीलिए जब सप्तम में किसी के हॉरोस्कोप में मून और वीनस आ जाते हैं तो वो जातक की स्पाउस, वो अपनी स्पाउस को मदर की तरह केयर करता है। फिजिकल के बजाय वो इमोशनल अटैचमेंट उसका ज्यादा होता है। मून और प्लस सैटर्न, मून हमारा रानी है, सैटर्न जो है नौकर है। और सैटर्न एक्चुअली डिसिप्लिन्ड है, रिजिड है। सैटर्न क्योंकि उसको काम सुबह से शाम तक उसको ड्यूटी बाउंड है कि ये ड्यूटी करनी, ये ड्यूटी करनी। तो सैटर्न जहां है, इसके मतलब है कि आपका शनि चाहे जितना खराब हो, अगर आप डिसिप्लिन रहना सीख जाएं तो वो शनि आपका कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत भ्रम है कि शनि की दशा आ गई, शनि 7.5 आ गया और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रॉपरली क्या है, शनि ये टीच करता है कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एनफ। और अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आपका कुछ भी नहीं होगा। सो माइंड एंगेज्ड इन पैशंस, सॉरी, डिसिप्लिन्ड, सर्वेंट अटैच्ड और मल्टीपल डिप्रेसिव थॉट्स। अगर शनि वीक है तो डिप्रेसिव थॉट्स आ। मून प्लस राहु, ये जो है ये आपका ग्रहण का योग होता है। देखिए राहु एक्चुअली क्लाउड की तरह है और मून है चंद्रमा। चंद्रमा के ऊपर जब क्लाउड आ जाता है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि माइंड जो है वो क्लाउड हो जाता है, उसका विजन क्लाउड हो जाता है, और ऐसे वक्त पे हम कोई सही काम नहीं कर सोच पाते। तो माइंड एंगेज्ड इन पैशंस, क्लाउडेड विजन, फोबिया ऑफ अनसीन, फियर ऑफ पास्ट सिंस। और ये क्यों होता है? ये हमारी पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड डिजायर जो थी वो राहु है। और मून कहता है कि उसे जर्मिनेट करो। राहु उसे पुश करता है मून को
कि भाई मेरी ये पास्ट की इच्छा थी, अब इस जन्म में तुम्हें कंप्लीट करनी। अब उसकी उधेड़ बुन में वो लगा रहता है, उस चक्कर में वो कई जो है गलत स्टेप उठा जाता है। मून प्लस केतु, केतु जो है रिलक्टेंट है, उसकी डिजायर नहीं होती कोई, क्योंकि वो सेचुरेट हो चुका होता है। तो डिजायर सेचुरेटेड आर नॉट इंटरेस्टेड, dwell in past, so misses nearly scenes as reluctant। तो ये रिलक्टेंसी उसकी होती है केतु। अब जो है मैं एक चार्ट को यहां पर लेता हूं, और आज मैं कोशिश ये करूंगा कि 2-3 चार्ट से आपको एक आइडिया दे दूं कि अपने मन की स्थिति को कैसे जाना जाए। क्योंकि थ्योरी तो अपनी जगह है, पर उस थ्योरी का एप्लीकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एक्चुअली हमें ये देखना है कि हमारे ये किसी मन की स्थिति को पढ़ने के लिए, डिकोड करने के लिए 8 पॉइंट हमें एनालाइज करने के, एक ग्रह को देखने के लिए कि वो उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, 8 पॉइंट्स हमें देखने। पहला पॉइंट क्या है कि हाउस, ये देखिए, ये हाउस 1 2 3 4 5 6 7 ये 12 तक है। ये हमेशा फर्स्ट हाउस होगा, इसमें नंबर चाहे 4 हो, नंबर चाहे 6 हो, नंबर चाहे 8 हो, ये नंबर साइन कहलाते हैं। हाउस ये फर्स्ट फिक्स्ड है, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। हाउस हमें ये बताता है कि क्या देखना है। हाउस रिप्रेजेंट करता है कि इस हाउस से हम क्या क्या बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड हाउस से हम फैमिली के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। थर्ड हाउस से हम सिबलिंग्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, और उसकी क्यूरियोसिटी पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं। तो ये क्या बता सकते हैं, ये हाउस बताता है। और हाउस में अगर जहां पर चंद्रमा बैठा है, इसके मतलब मेरा मन यहां बैठा है। मून यानी चंद्रमा की स्थिति बताती है कि मेरा मन इस स्थान पे। अब इस हॉरोस्कोप को देखिए, सिर्फ एक चार्ट है, अभी पूरी एनालिसिस नहीं हो सकती एक चार्ट से, पर एक चार्ट से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा, तो इसके मतलब है कि मन जो है उसका तीसरे भाव। तीसरे भाव से क्या क्या चीजें हैं, सिबलिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, और क्यूरियोसिटी है, और शॉर्ट ट्रेवल्स हैं। इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है। इनमें से कौन सा होगा उसकी आगे एनालिसिस होगी, क्योंकि इतनी कंप्लीट लिस्ट में हम सब नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें होंगी, पर कौन सी होगी वो आगे फिल्टर होगी। दूसरा साइन आता है। साइन कहता है हाउ और मैनर ऑफ डूइंग, हम इस चीज को कैसे करेंगे। साइन ये बताता है कि राशि जो है, साइन को मतलब राशि, राशि ये बताती है कि हम इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर राशि क्या है, 6 नंबर है। 6 नंबर राशि कन्या या विर्गो है। तो विर्गो राशि अपने आप में कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग राशि। विर्गो राशि जो है ये छानबीन वाली है। छानबीन का शब्द जो है वो ज्योतिष में इस तरीके से देखिए कि छानना यानी फिल्टर करना, और बीन मतलब है कि जो टुकड़े जो बच गए नीचे उनको चुनना सही सही, यानी द सेपरेशन ऑफ राइट फ्रॉम द रॉन्ग, राइट और रॉन्ग को अलग कर देना। जैसे यही काम होता है किडनी का, ब्लड और यूरिन को अलग कर देना। हर फील्ड में जो है अलग है। जैसे डिटेक्टिव्स का काम क्या है, फैक्ट क्या था क्या नहीं था तो वो अलग कर देना। डॉक्टर्स का काम क्या है, डिजीज को यू सेपरेट आउट करना। लॉयर्स का काम भी वही है। तो इस तरीके से ये मतलब है कि ये कंफ्लिक्ट रिमूविंग काम है। उसका मैनर क्या है, मैनर यही रहेगा कि फॉल्ट फाइंडिंग। विर्गो इज द बेसिक साइन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, एनालिसिस करना, फॉल्ट फाइंड करना, ये विर्गो का काम है, जो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड। इसके बाद आता है कि इसका कंट्रोलर कौन है। किसी भी हाउस का स्वामी या लॉर्ड उस हाउस का कंट्रोलर होता है। अब जैसे ये हाउस है विर्गो, विर्गो का लॉर्ड होता है बुध, यानी ये बुध जो है इसका कंट्रोलर। और बुध जो देखिए ये यहां पर बैठा है इसका 8वें भाव। तो 8वां भाव जो है
वो इमरजेंसी का है, हॉस्पिटल्स का है, सर्जरी डिपार्टमेंट का है, वार्ड का है। तो ये जो है ये हाउस बताता है कि इसको कंट्रोल, ये जो है ये अपने मन को यहां से कंट्रोल कर सकता है। ये बेसिक चीज है। चंद्रमा को कौन कंट्रोल करेगा? बुध। यहां पर बुध जो है ये चंद्रमा को कंट्रोल करेगा, क्योंकि बुध, मून जो है वो बुध के घर में बैठा है। तो घर के, जिस घर में आप बैठे हैं, आप टेनेंट हैं, आपको उसके रूल रेगुलेशन उस घर के मालिक के मानने पड़ेंगे। तो यानी इसका मन जो है शांत तभी होगा जब वो एनालिसिस में इन्वॉल्व है। यानी वो जो है वो कन्फ्लिक्ट रिमूव में लगा रहे और एनालिसिस में लगा रहे, इमोशनल ना हो, क्योंकि ये सिक्स साइन जो है ये इमोशन का नहीं है। तो इसका मन जो है वो सिर्फ लॉजिक, कन्फ्लिक्ट रिमूविंग से शांत हो सकता है। आप उसको इमोशंस से स्वे करना चाहें तो वो नहीं काम करेगा। तो आपके मन का कंट्रोलर जो है वो ये है। और नेचुरल होम ऑफ द माइंड, चौथा घर जो है नेचुरल घर होता है चंद्रमा, चौथा घर। और यहां पर जो है चौथा घर यहां पर, तो यानी इसका जो स्वामी है वो है शुक्र। तो यानी शुक्र यहां पर इसका नेचुरल स्वामी है। फिर देखते हैं कि इस चंद्रमा के साथ कौन बैठा है, इसकी संगति किसकी है। यहां चंद्रमा की संगति है मून प्लस केतु, केतु के साथ। मतलब है इसका मन जो है रिलक्टेंट है, वो बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है चीजों में, वो अपने पास्ट में ही घूम रहा है। केतु में का साथ में जुड़ना मतलब है कि वो अपने पास्ट में ही घूम रहा है, वो, और उसका इंटरेस्ट जो है आगे में नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जो केतु यहाँ बैठा है, इसको पास्ट से निकालना होगा और लॉजिक की तरफ जोड़ना होगा। लॉजिक की तरफ जोड़ करके इसके मन को आप शांत कर सकते, नहीं तो वो डे ड्रीमिंग में पड़ा जाए। उसके बाद में है कि ये साथ में हुआ। अब इसको इन्फ्लुएंस कौन करते हैं, इसको देख कौन रहे हैं? तो देखने वाला इसको शुक्र है और राहु, ये दो इसको देख रहे हैं। यहां से सातवीं दृष्टि से दोनों देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शुक्र क्या है, और नवे भाव से देख रहे हैं। इसके मतलब है कि नवा भाव होता है ट्रेवल्स का और हायर एजुकेशन का, और राहु है विदेश का। यानी इसकी इच्छा जो मन की है कि विदेश से जो है हायर स्टडी करे, विदेश से हायर स्टडी करके ये शुक्र और राहु के जितने भी कंसेप्ट हैं इनको कम कर देगा। उसके बाद में ये किन के बीच में फंसा है, यहां पर इन दो के बीच में, यानी आइदर साइड कोई नहीं है। फिर उसके बाद में लास्ट में देखते हैं कि चंद्रमा की नसों में क्या फ्लो कर रहा है। नक्षत्र जो है वो जूस होता है जो प्लेनेट की नस में बहता है। तो उसको नक्षत्र के हम आगे लास्ट में एक हॉरोस्कोप लेंगे तो वहां नक्षत्र की हम विवेचना करेंगे। मतलब इतने पॉइंट्स देखने के बाद में हम इसको, मन को इस डिकोड कुछ हद तक कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आज ये हॉरोस्कोप जरा इंटरेस्टिंग है और इनकी वो भी रहती है ज्यादा। अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का हॉरोस्कोप है, और ये हॉरोस्कोप जो है ये काफी कुछ डिकोड करेगी। और ये चीजें जो हैं वो कितनी सही ज्योतिष से बैठती हैं वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इनका जो लग्न है, ये फर्स्ट हाउस, ये स्कॉर्पियो का है, और ये जो है ये इनका हॉरोस्कोप। अब इनके चंद्रमा जो है लग्न में ही बैठा। तो चंद्रमा जब लग्न में बैठा है तो 8 साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या है कि सीक्रेट साइन, सीक्रेसी का साइन। स्कॉर्पियो इज ए साइन ऑफ सीक्रेसी, वो सीक्रेट साइन। तो इनका जो मन जो है वो अंतर्दृष्टि में है। 8वां साइन अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि में मन है इनका। फिर इनका कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर 8 साइन का मंगल होता है, तो मंगल उसी के साथ बैठा है। यानी मन का कंट्रोलर चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है, और ये पहले हाउस में बैठा है, यानी पूरे बॉडी और ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है मंगल।
मंगल हमने पहले भी कहा है कि मार्स जो मंगल है इट इज अ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा से भरे हुए, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। और खाली फिजिकली नहीं, लग्न जो है फिजिकल बॉडी डिनोट करता है और साथ साथ में चंद्रमा के साथ मंगल, इसके मतलब माइंड जो है वो भी बहुत एक्टिव, माइंड बहुत एक्टिव और सीक्रेसी से भरा हुआ। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इस चंद्रमा का जो दृष्टि किस पे, किस किस प्लैनेट, कौन कौन से प्लैनेट इसको देख रहे हैं चंद्रमा। एक तो राहु देख रहा है, राहु नवीं दृष्टि से, राहु पांचवी और नवीं दृष्टि से देखते हैं। तो पांचवी दृष्टि से, ये नवीं दृष्टि से राहु देख रहा है, इसके मतलब है राहु की जो नवीं दृष्टि होती है, नवीं दृष्टि है गुरु की यानी धार्मिक दृष्टि। राहु जो है वो सीक्रेसी का प्लेनेट है, और राहु और मून और मार्स और स्कॉर्पियो साइन, ये इसमें सीक्रेसी भरी पड़ी है। इसके मतलब इन्हें कोई जान नहीं सकता कि इनके अंदर क्या है, अंतर्दृष्टि में क्या है। इट इज हार्ड, वेरी हार्ड टू नो, इनको नहीं जान। तो अब सवाल ये आता है कि ईद का जो चंद्रमा है, इसका जो अगला पार्ट है वो हम डिकोड करते हैं, वो नक्षत्र। मैं इनके पॉलिटिकल करियर एरियर के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, सवाल यह है कि आगे का जो है वो मैं इसमें है। इनका जो है नक्षत्र है वो अनुराधा है चंद्रमा। अनुराधा नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं वो हमारे महर्षियों ने जो क्लियर की है, वो मैं जो क्वालिटीज हैं वो, ये चीज मैं अपने लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को काफी पहले बता चुका हूँ, और इसको मैंने काफी कंपाइल किया है और अपने कंसेप्ट को एक एक चीज को लिया है। तो वो मैं आज डिकोड कर रहा हूँ कि इनके नेचर जो है, उनकी नसों में क्या जा रहा है, वो हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंट्स तो आपको सारी मिल जाएंगी उनकी लाइफ की जो हुई है, और वो काफी कुछ क्लियर है, पर हम उसमें नहीं फंसना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ अध्यात्म की तरफ इनका क्या है रुझान। These natives usually take longer than usual to reach their goals and face many adversities in early life before they are able to achieve the lotus. जीवन में जो है कुछ प्राप्त करने से पहले इनको बहुत ट्रायल्स करने, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। We all know his history, तो इसलिए हमें ये उससे मैच कराने की जरूरत नहीं है। They are often very devoted to something like concept, career or person. ये जो है ये किसी एक चीज से, अपने कंसेप्ट से, कैरियर से या पर्सन, किसी से जो है वो बहुत ही अटैच्ड, डिवोटेड होते हैं। They can flourish midst of life trials and tribulations. जितनी भी ऑड सिचुएशंस में अनुराधा निकल के आता है, और अनुराधा जो है, अनु माने पीछे, राधा, राधा को आप जानते हैं, ये भक्ति का जो है वो भक्ति के द्वारा वो जो है वो दुनिया को जीत सकते। दे आर ब्रेव एंड करेजियस हु लव टू ट्रेवल एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दीज पीपल, और इनकी लाइफ पता ही है, पूरी लाइफ ये घूमते ही रहे हैं, प्रचारक की तरह भी और वैसे भी घूम ही रहे हैं। दीज पीपल हैव disciplined and have good organization skill. These people have curious nature. क्यूरियस नेचर जो है वो क्यों है, ये मैं आपको इधर दिखा। अगर हमने कहा है तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। देखिए, क्यूरियोसिटी जो होती है वो तीसरे भाव से होती है, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे हॉरोस्कोप में, बॉडी पार्ट में, इसको फिंगर, हैंड को शो करता है। जब भी पर्सन क्यूरियस होता है तो वो जो है अपनी फिंगर रेज करता है क्वेश्चन मार्क। तो क्यूरियोसिटी जो है वो इनके लिए क्यों है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड जो है वो शनि जो है वो दशम भाव में बैठा है, जो कि पब्लिक का हाउस है, और यहाँ वीनस के साथ वो बैठा हुआ है। तो इसके मतलब है कि बहुत ही हाई लेवल की क्यूरियोसिटी इनके अंदर है, हर चीज को जानने की इच्छा। These people have curious nature and their curiosity makes them travel a lot, especially to foreign lands. अनुराधा focuses on exploration. इनका जो है एक्सप्लोरेशन के ऊपर है, नई नई चीजों को निकालना।
यूजिंग कम्युनिटी, पीपल एंड एनर्जी। ये तीनों ही काम ये कर रहे हैं, कम्युनिटी जो है और पीपल एंड एनर्जी। दिस हैज ए देव टेम्परामेंट। तीन तरीके के टेम्परामेंट होते हैं, देव, राक्षस और मानव। तो इनका ये जो नक्षत्र है ये देव टेम्परामेंट है, विथ प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ धर्म और राइट एक्शन। धर्म का मतलब है कि सही काम करना। दे हैव कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सट्रीम्स। इनका जो है कम्युनिकेशन स्किल एक्सट्रीम्स के बीच में, लाइक चाइल्ड एंड ओल्ड, बच्चों से और बुजुर्गों से सेम कम्युनिकेशन, इमेच्योर एंड मैच्योर, हाईली इवॉल्व एंड लेसर इवॉल्व, एंड आल्सो बिटवीन रेसेस एंड कास्ट्स। इनका जो है कम्युनिकेशन एक्सट्रीम्स के साथ। इट इज ए कॉन्स्टलेशन दैट कैन एफर्टलेसली सीम थ्रू इंडिपेंडेंट थॉट, लॉजिक एंड इंट्यूशन। Their countenance is friendly and the eyes gives out a hint of secrecy at times. They can bridge people and group together and have a sensitive interior despite their tough look. बाहर से तो टफ दिखेंगे, अंदर से बहुत वैसे। तो इस तरीके से जो चंद्रमा ये इनका वो इसके जो है आपने पूरे क्वालिटीज देख ली। अब आपको एक दूसरा हॉरोस्कोप में लेता हूं रमन महर्षि जी का। इनमें सिर्फ मैं चंद्रमा की ही बात करूंगा। इनका चंद्रमा नवम स्थान है। नवम स्थान होता है गुरु का स्थान, यानी प्रीचिंग, टीचिंग एंड उपदेश देना, टीचिंग। केतु धार्मिक ग्रह, मून और केतु यहां बैठे हैं। तीसरा साइन कम्युनिकेशन का साइन है, यानी इनका मेन फंक्शन था कि चंद्रमा, केतु और नवम भाव की वजह से इनको प्रीचिंग, टीचिंग। अभी हमने एक हॉरोस्कोप जो दिखाया था पहला वाला, इसमें चंद्रमा और केतु ही थे, पर वो तीसरे स्थान में थे। तो तीसरे स्थान में चंद्रमा और केतु थे और विर्गो साइन था, 6 साइन था यहाँ। वो जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व था, एंड दैट वाज अ हॉरोस्कोप ऑफ ए टोटली डिवोटेड डॉक्टर। और इनका देखिए सेम चीज है चंद्रमा और केतु, पर ये 3 साइन है। 3 साइन जो है कम्युनिकेशन का साइन है, और नवा स्थान जो है वो गुरु का स्थान है, जो उपदेशक का स्थान। तो ये चीजें हमने बताई कि जो आपको किसी भी चीज को देख रहे हैं तो 8 फैक्टर जब तक आप पूरी तरीके से देखेंगे नहीं तो मन की स्थिति का पूरा विश्लेषण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट ये चार्ट आप देखिए, इसमें चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव में है और 11 साइन में। 11 साइन जो है वो होता है बेसिकली इस फार अवे साइन, यानी यूनिवर्स की तरफ फैला हुआ साइन। जितने भी 11 साइन का मतलब है कि जैसे नेटवर्किंग कंपनीज होती हैं पूरी दुनिया में फैली हुई, 11 साइन इसी तरीके से हवाओं में बिखरा हुआ साइन है, बहुत दूर तक। चंद्रमा वहां पर है, इसका मतलब है उसका मस्तिष्क जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है। तीसरा साइन है कम्युनिकेशन, मतलब तरह तरह की चीजों को पढ़ना, देखना, ये उसकी वो मेन चीज है। उसका कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर है इसका शनि, क्योंकि 11 साइन का लॉर्ड है शनि। शनि 11वें भाव में बैठा है। ये भी जो है 1 to many कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, और इसी शनि के साथ मंगल भी है, तो ऊर्जा इसके साथ में है काम का। तो मन को अब इसके शांत करने का कैसे हो सकता कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा विचार करेगा, उतना ही शांत है। अगर इसको काम करने के लिए कुछ नहीं है और वो बैठ करके आपके साथ गप नहीं लगा, वो ही विल से गुड बाय और उठ जाएगा थोड़ी देर में। आप उसे कंपनी में अपनी बैठाना चाहें तो वो आसानी से नहीं है। अगर वो इंटेलेक्चुअल कंपनी होगी बैठ जाएगा, क्योंकि वहां इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होगी। ये जो है ये फर्क आता है कि चार्ट्स को और हम इसको देखते हैं तो मन की स्थिति को हम काफी हद तक ये जान पाते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मन का कंट्रोल का मतलब है कि द फ्लो ऑफ मून या माइंड को जिस डायरेक्शन में है उसमें आप पहले देख लीजिए कि वो सही है या गलत है। सही और गलत का यहाँ आ रहा है कि मून एक्वेरियस साइन में नॉलेज की तरफ जाना चाहता है और अप्रोच गलत नहीं है। जब अप्रोच गलत नहीं है तो इसके मतलब उसको फ्लो होने दीजिए। आप बहाव के खिलाफ मत जाइए, उसे फ्लो होने दीजिए, उसको सुविधाएं दीजिए कि वो अपना इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस करे, डिस्कोर्सेस करे, पब्लिक से कम्युनिकेट करे।
अब अगर यही खराब होता है तो उसको आपने रोकना होता है। रोकने के लिए आप उसको जो है डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करें, वो तब उसके जैसे चित्त निरोध की शक्ति जो है वो प्रवृत्ति दिलानी पड़ती है। परंतु इसको जो है किसी तरह मोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने फ्लो में चल रहा है, इसलिए इसको कोई जरूरी नहीं। दूसरी चीज, अध्यात्म में एक रूल जो है वो सबके ऊपर नहीं लागू। अब आप कहें कि उसको हम कहें कि ये मंत्र का जाप करे या ये वो करे, नहीं। सवाल है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हर व्यक्ति के लिए जो है वो मंत्र को, उसके लिए ये अध्ययन और अध्यापन, ये यही एक मंत्र है जिसमें वो इन्वॉल्व है। उसको कोई और फिजिकल एक्शन की जरूरत नहीं है किसी तरीके की। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ना, तो मैं अब जो है इसका मैं विराम दूंगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों से ये किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, तो इसको स्क्रीन से हटा लेते हैं, एक काम करते हैं। जी ये जी चलिए सर, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं फिर। सर अगर लगन में जैसे चंद्रमा है और 7th हाउस में कोई बैठा नहीं है, तो फिर इसमें कोई इसका भी इंटरप्रिटेशन होगा सर? लग्न में चंद्रमा हाँ, 7th हाउस में और बैठा हुआ है, उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं, लग्न में चंद्रमा है 7th हाउस में बैठा नहीं कि मतलब कैसे? 7th साइन कह रहे हैं आप? हम्म, लग्न में चंद्रमा है, लग्न मतलब पहला हाउस होता है। लगन कुंडली की बात कर रहे हो, लगन कुंडली। हाँ, लग्न कुंडली में हम्म, चंद्रमा जो है लग्न में बैठा है, हम्म, यही कह रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ, और उसे कोई ग्रह नहीं देख रहा है। कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, और उसमें साइन क्या है लग्न में? कुछ नहीं, बस 7 ये नहीं नंबर है पता ना, है। 7 नंबर में चंद्रमा, बस लगन में 7। सेवन तुला नंबर हो गया ना, हाँ तुला हो गया ना। तुला हो गई। हम्म, और नक्षत्र क्या है? ये तो मुश्किल है क्यों? अच्छा चलिए, तुला से ही मैं बता देता हूँ। हम्म, तुला का मतलब क्या है? बैलेंस। एक तरफ एक चीज, दूसरी तरफ दूसरी चीज, और उसको हमने बराबर करना। ठीक है? तो चंद्रमा है मन। मन जो है चीजों के संतुलन में लगा है, जो मेरे ख्याल से ये शायद आप ही का लगता है। तो इसलिए जो है आप देखिए कि आप जो है तोलन में लगे हैं। एक तरफ जो है एक पक्ष है, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, और दोनों पक्षों में जो है वो इंटरेक्ट करा करके और उसको संतुलित करना। वर्क भी आपका यही है, मन भी आपका यही है, वर्क भी आपका यही है बेसिकली। अब आपकी उसमें अब मतलब अदरवाइज मत लीजिए कि आपके वो चंद्रमा की नसों में क्या है, उसको हम उससे जान सकते हैं कि जब आप नक्षत्र बताएं चंद्रमा, तो हम उसको जो है सारी क्वालिटीज जो है वो एक्सप्लोर हो जाएगी उससे जाकर। अब इस चंद्रमा को कोई देख तो नहीं रहा है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ऐसे तो नहीं है जो सीजर यानी कैंची बनी होती है, दोनों तरफ कोई ग्रह तो नहीं है। इसे फ्लैंकिंग कहते हैं। एक तरफ राहु है, आप ये कर, एक तरफ राहु है, एक तरफ बृहस्पति है। राहु और बृहस्पति, यस यस, ये इसे कहते हैं फ्लैंकिंग यानी कर्तरी योग। तो दोनों तरफ ये राहु जो है, एक मतलब क्या है कि एक इधर झुकाता है। राहु दूसरे भाव में है ना? नहीं, 11th हाउस में, 11th हाउस में, और सेकंड हाउस उसमें हो गया 11th नहीं, 11th आप नहीं कर रहे, 2 और 12 में कौन कौन है? दूसरे भाव में और 12 12 12 12 में राहु, 12 में राहु, और दूसरे में वो अपना बृहस्पति। दूसरे में बृहस्पति, मतलब है कि दूसरे भाव में बृहस्पति जो है वो स्कॉर्पियो साइन में है, वृश्चिक राशि में है, और इधर जो है विर्गो में आपका राहु है। यानी एक तरफ राहु, राहु विर्गो, विर्गो का लॉर्ड है बुध, और बुध है राहु। यानी पिछली लाइफ की जो पैशन थी, वाद विवाद तर्क वितर्क, वो आपको खींच के ले आई। राहु एक तरफ, और दूसरी तरफ बृहस्पति। बृहस्पति माने बृहस्पति जो है वो सेकंड हाउस, अर्निंग का हाउस है। यानी एक तरफ अर्निंग, एक तरफ वाद विवाद। तो ये कुछ चीजें जो है जो बहुत ही आपको क्लियर हो जाएंगी सिर्फ इतने से। अगर नक्षत्र के उस पे जाएंगे तो और भी क्लियर होनी शुरू होगी। इसीलिए हमने कहा 8 पॉइंट होते हैं एक भी प्लेनेट को एनालाइज करने के लिए।
तो उतने कोई करता नहीं है, ना इतना किसी के पास टाइम है। उन्होंने लैपटॉप लिया, 5 मिनट में सब कुछ बता गए पंडित जी कि भैया थैंक यू थैंक यू, और आपका बहुत अच्छा भविष्य आने वाला है, ये है वो है। तो वो अलग चीज है। पर यह है कि अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो एक हारोस्कोप एटलीस्ट पूरा दिन खा लेता है, सही कह रहे हैं। तब आप करके एनालाइज कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो तो पहले की तो, बात है। तो बताइए अरविंद जी को आपने थोड़ा वो मस्को लगा दिया है, थोड़ा सा अग्नि लगा दिया। अब कहाँ जाए पूरा क्लियर करने के लिए? नहीं नहीं, तो ये देखिए, ये ऐसा कुछ सक्षम है, ऐसी कोई बात नहीं, ये सक्षम नहीं है। जाओ, नहीं अच्छा लगता है, पता पता लगना तो अच्छा है, बुरी बात थोड़ा ही है कोई। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बात सही कह रहे हैं आप। पर यह है ना कि मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि ज्योतिष को हमारे ही लोगों ने इतना भ्रमित करके कर दिया है कि लोग जो है तौबा करने लगे हैं ज्योतिष से। मतलब है, विदाउट नोइंग द इनसाइट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी दे हैव स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग एवरीथिंग। सर, ये जो आपकी भृगु संहिता आई है, जैसे कहते हैं जो होशियारपुर में है, तो कहते हैं वो सब चीज बता देते हैं, तो क्या ये भी साइंस है सर? मतलब कि वो नक्षत्र पूरा बता देते हैं? देखिए, ऐसा है, भृगु संहिता है क्या चीज। हम्म। पहली चीज यह है कि उन्होंने डिफरेंट बर्थ टाइम के हिसाब से हम्म। कुछ जो है वो कैलकुलेशंस कर लिए कि नेक्स्ट इतने इतने आएंगे। हम्म। पर सवाल ये होता है कि आपका अगर समय जो है वो आप नक्षत्र का चरण भी आपका बदल गया तो आपके फेट बदल जाएंगे। कोई दुनिया में दो व्यक्ति ऐसे, इवन ट्विंस नहीं है, ट्विंस के हॉरोस्कोप आप वो लग्न देखोगे सेम, सब कुछ सेम रहेगा, आप डिफरेंशिएट नहीं करते। जब आप उसको नीचे जाओगे, D60 चार्ट षष्ठ्यांश में जाओगे, तब जाकर के पता चलेगा कि हाँ ये दोनों ये ट्विंस थे और इनके फेट अलग है। ट्विंस के भी फेट अलग होते हैं। तो इसलिए वो भ्रम संहिता देखिए ऐसा है कि किसी पे मैच कर गया तो वो एक नहीं, जन्म नहीं होता। अरविंद जी, मैं भृगु शक्ति, हमारे बहुत मित्र थे होशियारपुर में, मैं होशियारपुर का ही हूँ। हम्म। जी और जी बहुत जी हम उनके घर बहुत जाते थे, हमने पूरे गोडाउन के गोडाउन भरे हुए देखे उनके। जी और हमारे हमारे भाइयों ने भी वहाँ अपना निकाला है कई बार, एक जी। दो बार। और मित्रों को भी साथ लेके आए, तो सही था, कुछ था जो मिल जाता था तो बिल्कुल मिलता भी था बिल्कुल। वो यहाँ तक बता देते आप कौन से दिन यहाँ आओगे, किसके साथ आओगे, यहाँ तक भी चीजें बता देते थे। हाँ सही है, कुछ कुछ तो मैच कर जाते हैं, जो जिनका हाँ, मैच कर गया कर गया, बाकी हर एक का नहीं उसमें पता चलता। और कहते हमारे हैं जी साउथ में कहते हैं ये अंगूठा का जो इम्प्रेशन होता है उसी से वो सब बता देते हैं ये सब। देखिए, हम्म। अब मैं किसी के बारे में चलिए, कोई हाँ। टिप्पणी चलिए, नहीं करना चाहूंगा ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है। हाँ चलिए, सब कोई और किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर तो अजय जी हमारे धन्यवाद देंगे। सिंह साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं। सिंह साहब। जी सर। हाँ, कोहली साहब प्रणाम। बहुत अच्छा लगा नमस्कार सेशन जी, आपका। नमस्कार। सर, एक दो प्रश्न, थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा थी छोटी छोटी, जी जी कि एक तो जो ये गणितीय ज्योतिष होती है और दूसरी फलित ज्योतिष होती है। जी। तो गणित ज्योतिष तो समझ में आती है कि सारी चीजें जो हैं और हम्म बहुत ही साइंटिफिक वे में चीजें ली जा रही हैं जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं। हम्म लेकिन जो फलित ज्योतिष है, जिस पर हम फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, भाग्य वगैरह बताते हैं, तो इसकी सत्यता कहाँ तक है? मतलब ठीक है, विश्वास कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये इसको कहाँ तक माना जाए? आप पहली चीज तो ये सारा जो भ्रम है वो एक चीज से आपको सारा क्लियर हो, कि हम जो जन्म लेते हैं तो क्यों जन्म लेते हैं, इसको आप समझ लें तो आपका ये भ्रम सारा क्लियर हो जाए। सवाल यह है कि हम जो जन्म लेते हैं वो सब कहिए कि कर्मों के निष्पादन के लिए लेते हैं, और हमने इतने कर्म कर रखे हैं कि एक जन्म में हम इन कर्म फलों को निपटा नहीं सकते। तो हमें जो है इस जन्म के लिए तीन तरीके के हमारे कर्म होते हैं। एक है संचित कर्म, तो जो आज तक जितना हमने काम कर्म किए हैं उनका सबका एक पूरा हीप है, वो संचित कर्म है। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल करके इस जन्म के लिए दिया जाता है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध। वो उस प्रारब्ध की बेसिस पे हमारा जन्म होता है। जन्म के समय का टाइम आइम लेकर के जो भी है हमारा हॉरोस्कोप बनता है। अब सवाल ये आता है कि तीसरा कर्म जो होता है वो क्रियमाण कर्म, यानी इस लाइफ में हम कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे।
जो हमारा प्रारब्ध है उसके साथ साथ हम दूसरा कर्म करेंगे। यानी एक ये प्रारब्ध हुई और एक ये है हमारा क्रियमाण, दूसरा कर्म। हमारी लाइफ जो है दो फोर्सेस के रिजल्टेंट पे जाती है। यानी हम अगर अपने क्रियमाण को चेंज करें तो हमारे जो है इवेंट चेंज हो जाएगी कुछ हद तक, और 30% तक चेंज हो जाती है ये। अगर ये ऐसा ना होता तो हमारे सत्संग, मंत्र, जाप और इन सब का कोई जरूरत ही नहीं थी। तो हम तो मशीन हो गए, अपना डाल दिया गया, रिसर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये नहीं, तो ये एक्चुअली ज्योतिष का ये है। और ज्योतिष में क्या है, जो फलित बोल देते हैं वो इस क्रियमाण फैक्टर को बिल्कुल निग्लेक्टेड है। प्रिडिक्शन में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। प्रिडिक्शन के लिए हमें डीप इंसाइट जो है प्लैनेट्स की, नक्षत्रों की समझनी पड़ती है, उनके इम्पैक्ट समझने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि हमारा जो है हॉरोस्कोप एक बर्थ टाइम से बन गया, पूरा मैप लाइफ का, जीपीएस रूट पूरा हमारा क्लियर हो गया। इस जीपीएस रूट पे ही हमें चलना है, दैट इज ट्रू। पर क्या है कि उस रूट पे जो भी सीन्स आएंगे उनको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में उसके चेंज करने की क्रियमाण वो है, कैपेबिलिटी है क्रियमाण कर्म की। और इस कर्म को सिर्फ जब तक हम प्लेनेट, नक्षत्रों को अच्छी तरह से एनालाइज करके कि कितना चेंज कर सकते हैं। अब अगर दशाएं, अंतर दशाएं जैसे आती हैं तो उस हिसाब से ये लोग क्या बताते हैं कि भाई देखिए 12 साल पे आपको ये चोट लग जाएगी, ठीक है, उसने बता दिया, किसी ने भी बता दिया XYZ ने। अब क्या हुआ कि जीपीएस रूट से तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट का है पूरा। पर सवाल है कि इसके अलावा एक जो होता है कि जैसे आपने बीज डाला तो उसका इंटरपोलेशन होता है कि इतना जो है इस समय के बाद में ये फसल पैदा होगी। किसान जैसे देखते हैं ना, बीज डाला कि भैया 4 महीने बाद फसल ऐसी होगी हमारी बहुत अच्छी, बीच में बारिश हो गई, बीच में जो ओले गिर गए, उनका क्या करें। तो ये जो है इसको हम ट्रांजिट से देखते हैं। जो ग्रहों, जो ट्रांजिट प्लैनेट्स के होते हैं उनसे हम देखते हैं कि इस समय इनकी स्थिति क्या है। हमारा चार्ट तो ये जा रहा है, पर ऊपर से जो है कि क्या क्या आने वाले हैं। तो इन सारे फैक्टर्स का जितना जो है, जिसका फिफ्थ सेंस, सिक्स सेंस काम करते हैं, वो काफी हद तक बता सकते हैं। और बिना फिफ्थ सिक्स सेंस के एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन सही आता नहीं, बहुत टू बी वेरी इसका इसका मतलब कि जो आप बताना चाह रहे हैं कि फलित जी। ज्योतिष जो है वो रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं है। यस यस, आई यही आई से कहना चाह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं इट इज इंडिकेटिव नॉट डेफिनेटिव। मैं पहला ही चीज इसलिए किया है कि दूसरा वेक्टर जो है क्रियमाण, उस पे हमारा कंट्रोल है, और पर्सन कितना करेगा वो है। हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त बारिश होगी, बट अम्ब्रेला यू हैव टू टेक। लेकिन क्रिमान क्रिमान जो कर्म है वो भी तो किसी नक्षत्रों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देखिए वो ट्रांजिट है, वो पर ट्रांजिट से आ रहा है, पर क्रियमाण आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आपके प्लेनेट में सन जो है वो आत्मशक्ति का द्योतक है, आपका सूर्य स्ट्रांग है। अब आपने देखा कि वो महामृत्युंजय जब जो मंत्र बना था, अब आपने तो मार्कंडेय ऋषि का सब पता ही है, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, तो उन्होंने तो अपनी मृत्यु पे भी विजय पाई थी। ये तो है नहीं कि ये कर दिया उसके बेटे ने, मार्कंडेय ऋषि ने खुद प्राप्त की थी। तो ये इसलिए अगर हम ये भ्रम निकाल दें, एक्सेप्ट करना चाहिए जो ज्योतिष के शास्त्रों में भी यही दिया हुआ है। इसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो है वो अब यहाँ होता है, लोग तो करते हैं। हाँ ये है कि एक्यूरेसी जो है, जिसका सेंस सही होगा, एक्यूरेसी आपकी 90% तक आ जाती है, अगर आप मतलब है सही ढंग से उसकी एनालिसिस डीपली बैठ करके करें तो हो जाती है 90% तक। बल्कि इसके लिए हमारे पवित्रता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्स सेंस जो है वो बगैर आपके प्योरिटी के नहीं आ सकता है। मन में भरा हुआ है कि इससे तो हमने 10,000 या 11,000 ले लेने हैं, तो आपका दिमाग तो उसी में लगा रहेगा। और ये इसमें आपको ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, इस चीज प्रोफेशन के लिए ऑनेस्टी जरूरी है। सर नमस्कार। एक जितना वो हमारा आपके लिए जो किताब से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा आपका कमेंट चाहेंगे इस पर। जी कि जैसे आपने जो बेसिक स्टार्ट किया था शुरुआत में, कि आपने बोला कि ज्योतिष का मतलब हम मन को मान के चलें, और मन को आपने सिमुलेट किया चंद्रमा से।
और चंद्रमा के अगर ऊर्जा को, चूंकि आपने ऊर्जा से ही शुरुआत किया है, उसका ऊर्जा, उसका प्रकाश अगर सूर्य से ले रहा है, और हम दोस्ती चंद्रमा के बजाय अगर सीधे सूर्य से ही जो ज्योतिषी कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या ज्योतिष हमको प्रभावित कर सकती है? नहीं, बहुत अब बेसिक आप क्वेश्चन देखो, है। तो मैं बहुत अगर हम सिंपल से सूर्य को मैं ले आपको लें, आंसर देता हूँ। किसी भी चीज का, घटना का हो या किसी चीज के जर्मिनेशन में कितनी 3 चीजों की जरूरत होती है। सीड की जरूरत होती है, बीज की, क्षेत्र की जरूरत होती है, और एनवायरमेंट की जरूरत होती है। इन 3 चीजों के अलावा तो कभी कोई चीज जर्मिनेट नहीं हो सकती, चाहे वो घटना हो, चाहे मैरिज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। हमारा जो बीज है, वो बीज जो है स्पर्म है जो हमारा, वो सूर्य डिनोट करता है। हमारा जो फील्ड है वो मदर यानी मून है, वॉर्म डिनोट करती है, मून। और हमारा जो एनवायरनमेंट है ये बुध डिनोट करता है, जो बैरोमीटर की तरह बहुत जल्दी बदलता रहता है, मरकरी की तरह। देखिए मरकरी जो प्लेनेट है वो क्या है, बुध है। वो जैसे ही टेम्परेचर, प्रेशर दोनों से बहुत जल्दी चेंज होता है। तो ये जो है बुध, इन 3 चीजों से, अगर आपका सीड बहुत ही स्ट्रांग है, मान लिया सूर्य से आपने दोस्ती कर ली, सीड बहुत स्ट्रांग है, पर जर्मिनेट तो वो फील्ड में ही होगा ना। वहां पर मान लिया कि जमीन बंजर है, उसमें पानी नहीं लगा है, तो चाहे जितना स्ट्रांग सीड है पड़ा रहेगा वहां। इट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सन, मून एंड मरकरी दैट क्रिएट्स द पॉजिटिव रेस्पॉन्स। सन और मून के जो कोऑर्डिनेशन है उनसे तिथि होती है। सन और मून के डिफरेंस 12 डिग्री का होता है, तो एक तिथि होती है। इसी तरीके से 180 डिग्री तक जाकर के ये 15 हो जाती है, वो कृष्ण पक्ष और फिर ये शुक्ल पक्ष। तो ये सन और मून के कोऑर्डिनेशन और मरकरी, ये अगर ये 3 है, तो मरकरी का कौन लॉर्ड है? गणेश, विघ्न नाशक। ये मरकरी जो है, जो डे टू डे ट्रांजिट में, इसीलिए जितने भी जो है बिजनेस क्लास के लोग हैं वो सबसे पहले जाके गणेश की और लक्ष्मी की पूजा करते हैं मोस्टली। इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है मरकरी की, भाई पूजा से अलग बात है। पर सवाल यह है कि मरकरी हमारे, ये 3 अगर प्लेनेट आपके ठीक है, कोऑर्डिनेटेड हैं, तो आप बहुत सी कठिनाइयां निकालने जाएंगे लाइफ में। दिस इज द सर बेस। अगर हम इसको अगर लॉजिकल देखें, तो हाँ पृथ्वी और बुध दोनों जो है ये सूरज की ही देन है। और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि ये एक साइंस है और फार्मूला भी है, हाँ, मैं भी ज्योतिष आदमी को मनोमय कोष तक ही प्रभावित करता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित में कर लिया है, विज्ञानमय कोष के साधक को ज्योतिष कभी प्रभावित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो बात क्योंकि सही। वह चूंकि वह सूर्यवत हो जाता है। और सूर्यवत स्थिति में जो अभी आपने कर्मों के सिद्धांत को बताया है, वो सारे सिद्धांत कट जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ये तीनों कर्म जो आपने बताया है, जहाँ ज्ञान आता है, जहाँ वो विज्ञानमय कोष में साधक प्रवेश करता है, सूरज की परिधि में जब घुस जाता है चंद्रमा को पार करके, तो उसको पृथ्वी और बुध बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, पर अब आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि कितने लोग हैं जो हाँ, वो एक अलग चीज है, उसकी बात नहीं, हमने अब सिद्धांत की बात आपके किया सर। पृथ्वी के और कोई ही पार नहीं कर पाते हैं चंद्रमा तक। नहीं, हम जहां पर देखिए मून सर हमारी, हमने सिद्धांत की बात किया सर, नहीं हम नहीं, संख्या की सिद्धांत, बात नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत बिल्कुल सही है। मून हमारी देखिए बेसिकली सिद्धांत की, जैसे आपने जो शुरुआत किया कि कई जन्मों जन्मांतर के जो हमारे कर्म, संचित कर्म या प्रारब्ध हैं, तो उसके लिए, इसका मतलब जलाने के लिए क्या फिर हमको जो है अनंत जन्म लेना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। जब एक नहीं, सिद्धांत दे दिया गया देखिए है, इसीलिए जिस मार्ग क्षण अलग ज्ञान आ अलग है। गया, जिस क्षण बोधत्व हो गया, उस क्षण जो है सारे कर्म जो है वो भस्मीभूत हो जाते हैं। वही एक फार्मूला है। तो वो देखिए फार्मूला है कि अष्टावक्र का भी है, सीधा सीधा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अब वही बिल्कुल ठीक आप है सर। साक्षी बन जाइए, आप झंझट खत्म। तो पर सर कितने लोग सूर्यवत नहीं, तभी हो आज पाता है ये, व्यक्ति। वही तो कह रहा हूँ कि कितने साक्षी यहाँ बन जाएंगे सर हम ना। बहुत लकी हैं कि आ, हमारा जो गुरु तत्व है, हम्म, वो साक्षात सविता ही है। हाँ, और जिसने हमको सविता की साधना कराया है, हम्म, उसको सीधे मन की बाउंड्री से क्रॉस करने के बाद ही शुरुआत करता है। सही और वही बात। कहता है कि बेटा फलित ज्योतिष में गलती से भी मत जाना। हाँ, नहीं गणित ज्योतिष जो है प्रभावित करेगी, उसके लिए सतर्क रहना नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए और ये एक्चुअली एक विज्ञान ही है बेसिकली। आप तो विज्ञान के सर ही। और मैं जब 74 में जब रुड़की यूनिवर्सिटी में था,
तो मैं सर हरिद्वार में आपके जो है आश्रम में उसमें मैं कई बार गया हूँ। शांति तो कुंज। हाँ जी, वो 74 में मैं लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, तो मैं उस वक्त सर गया था। और पूरा साइंटिफिक उनका लगा था मुझे। और जी मैं जी एक्चुअली इस विधा में मेरी शुरुआत ही जिज्ञासा से हुई थी 1967 से, जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं इसी जिज्ञासा की वजह से ही जो है वो इसमें आया, और जो कुछ मैं इसको समझ सका, क्योंकि मैं इस जो विधा में कोई तर्क वितर्क नहीं चाहता, मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। और दुनिया में जो है 99% से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी चंद्रमा के लेवल में भी नहीं घुस सकते हाँ नहीं पृथ्वी आई एग्री सर, के। वो पॉइंट हाँ, से बिल्कुल एग्री करते हैं, हाँ, उसमें तो कहीं कोई उनको दो राय नहीं है उनको सर। एक्चुअली चंद्रमा की परिधि में घुसाने के लिए ही तो कम से कम जो है ज्योतिष का हाँ नहीं सही मन सही को बिल्कुल जानने के सही लिए है। ज्योतिष का साधन तो जरूरी है, क्योंकि नहीं उन्हें सर, इसीलिए तो हमने लगता है कि सिद्धांत उनका की बात किया, हम सही प्रैक्टिकल की है। बात ही नहीं किए कि हाँ नहीं, सिद्धांत की बात हमने पूछा नहीं, सिद्धांत कि आपका सही है, देखिए सिद्धांत सही है, पर सवाल है कि उस सिद्धांत का एप्लीकेशन अगर यूनिवर्सल ना हो पाए, मेजोरिटी के लिए सर ना सर हो पाए, तो देखिए अब आप लोग जैसे सिद्ध लोग हो गए तो वहां तक पहुंच गए, उनके लिए तो ये कोई चीज है ही नहीं। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, हाँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है सर। बिल्कुल सही एक है। एक थैंक यू चीज सर, थैंक यू बताइए। सो मच सर। नमस्कार कोली जी। जी जी। नमस्कार। एक चीज बताइए, आपने बताया कि मन जो है उसको कंट्रोल करना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि नाम जाप। और नाम जाप के लिए किसका नाम जाप किया जाए? कई सारे अपने यहाँ देवता हैं, तो किसका हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वो होता, तो किसको करना चाहिए? एक्चुअली ये विधा जो है वो मेरी नहीं है। नाम जाप के लिए बहुत से लोग राधे राधे करा रहे हैं, बहुत से लोग कुछ करा रहे हैं। सवाल यह है कि देखिए दो चीजें हैं, मन का जी। कंट्रोल करना एक चीज है, और हम्म। मन को डिस्ट्रैक्ट करना एक अलग चीज जी। है। उसमें जी। क्या है कि आप रिपीटिशन बार बार कर रहे हैं, तो आप फोर्सफुली जो है वो अपने को जो है उस चीज को याद नहीं दिलाना है, क्योंकि आप जी। टाइम ही नहीं बचा रहे हैं कि कोई चीज कोई आपको याद आ जाए। सवाल यह है कि ये काम जो है वो हो सकता है कि थोड़ी सी विल पावर वीक हो, कि हम अपने को जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे राइट कार्य हैं, जो 5 विकार थे जो शुरुआत में थे, कि आप हाँ। अपने 5 तत्वों को देखिए शरीर के। देखिए शुरुआत तो आपको शरीर से ही करनी पड़ेगी, मन तक बिल्कुल। आप जंप नहीं करके चले जाएंगे अभी। नहीं नहीं। शरीर के 5 विकार में देखिए कौन सा विकार है, जब तक उसको विकार को तंग कर रहा है, उस विकार को जब तक नहीं दूर कर लेंगे, तब तक मन तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे बड़ी, अगर आपका शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप क्या साधना करेंगे? कोई नहीं कर सकता। तो जी। इसलिए पहले मन के जो शरीर के विकारों को दूर करके और समय निकाल करके, उसके बाद जो है जब स्थिति ऐसी आ जाए, तो मन हमारा जो मून है वो एक हमारी हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर इतने डेटा भरे पड़े हैं जन्म जन्मांतरों के जैसे संस्कार के रूप में, उनको हम धीरे 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 ही कर पा रहे हैं। ये एक तरीका है जो नॉर्मल लोगों के लिए, सिद्ध लोगों के लिए तो ठीक है, वो उन्होंने साक्षी बन गए, अच्छी बात है, वो पहुंच गए। परंतु वो साक्षी भी ऐसे नहीं बन सकते हैं, इतना अट्रैक्शन वर्ल्ड का आपको खींच रहा है, तो आप साक्षी जी। कहाँ से बन जाएंगे? संसार की चीजें बहुत खींचती हैं, अब उसको कट करके फिर आंतरिक तो उसमें वही जाना। वही तो बात बताई थी आज, मून जी। जो है वो आपका बताता है कि आपका बाहर क्या अट्रैक्शन है, आपकी नसों में क्या जा रहा है। और आप अब ये आपको पता चल जाए कि ये बीमारी है, तो फिर कंट्रोल तो आप करेंगे ही धीरे धीरे। हाँ, जी। कंट्रोल आप ही को करना है, कोई दूसरा बाहर से नहीं करेगा कंट्रोल। नहीं, बिल्कुल, वो तो हमको ही करना पड़ेगा। ये जी। जी। चलिए साहब, कोई और कोई? मैं कहा आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब भी कुछ लग रहा है कुछ नहीं, एक छोटा सा बता दे, फाइनली इंडिकेटिव दे दीजिए मोदी जी का इलेक्शन का इंडिकेटिव। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं साहब, नहीं नहीं पॉलिटिक्स में नहीं नहीं, वो जाता हूँ, पॉलिटिकल हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो पॉलिटिकल में मैं नहीं, जाता वो चीज नहीं सही, हूँ वो चीज बिल्कुल भी। सही। हाँ, ठीक ठीक वो अलग से ठीक पूछ लीजिएगा इनसे ना। वो ठीक। बहुत बहुत अलग आप साधुवाद। पूछना चाहेंगे तो वो मैं बता भी दूंगा, नहीं, अलग ठीक। जो मेरा ज्ञान है सीमित, उससे बता नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नहीं नहीं, पर ये बहुत बहुत साधुवाद कोहली जी। नमस्कार जी। आपने एक नई विधा हैं, में पारंगत हुए हैं, और भाई जो सिंह साहब कह रहे हैं वो इसी का समूल साइंस है। हैं, हम लोग केवल जितना ज्ञान है उससे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो चंद्रलोक सूर्यलोक हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी तो कहीं से चमक रहे हैं ना।
इनकी भी तो कहीं से बिल्कुल सामर्थ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सिंह साहब जहाँ से बात कर रहे हैं वो उस लोक की बात हो रही है। हम्म, तो जब उस लोक की बात हो रही है तो फिर जन्म है, औषधि है, मंत्र है, तप है, समाधि है, ये सब साधन हैं। हम्म, अगर ये साधन ना होते तो फिर यहाँ आते क्यों हम? सही बात। हमारे आने के लिए चीजें प्रमाण रूप में हैं, हम्म, और इसीलिए साधक लगे हुए हैं। आपकी साधना भी बहुत स्तर पर है जहाँ से आपने ये सीखा है, और सबको गाइड कर रहे हैं आप हमें। और होरोस्कोप तो बड़ी अच्छी साइंस है, हर आदमी को मिनिमम इतना तो जानना ही चाहिए। नहीं, अपने को खुद आप समझ लें तो डे टू डे आप समझ जाते हैं खुद हमें क्या करना है। वैसे दिशा, अध्यात्म में एक जो विशेष लक्षण है जिसकी और जरूरत है, वो ये है कि ये सामान्य जो व्यक्तियों को दिक्कत हो रही है, जैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है, तो डॉक्टर की जरूरत के बिना ही स्वयं में अगर उसको ऐसा कुछ हो जाए, अध्यात्म के ग्रहों की दशाओं से, विचारों से, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जैसे हमारे अध्यात्म विद्यार्थी जो लोग कहते हैं, उनमें जैसे ग्रहों के लिए हमारी दाल है, चावल हैं, जैसे अलग अलग चीजें हैं प्रयोग में आती हैं, उनके प्रभाव होते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि कोई झूठी बातें हैं ये, कि उन्होंने कह दिया है कि भाई बृहस्पति के लिए आप पीली दाल इस्तेमाल करिए, गुड़ दे दीजिए। इन सब चीजों के पीछे बहुत लंबी साइंस है। कोई चीज हम खा रहे हैं, कुछ चीज नहीं खा रहे हैं, जैसे देते हैं दवा भी देते हैं किसी चीज की, आयुर्वेदिक दवाई दे दी, तो ये सब जी वेरियस कॉम्बिनेशन है। तो जी इनमें जी। सेंस सेंस तो लाई कर ही रहा है, लेकिन अब कितना हम उसको जान के कर पा रहे हैं, कितना सही सही प्रिस्क्रिप्शन दे पा रहे हैं, ये बहुत लंबा विषय है। और इसमें भी आप तो थोड़ा सा मदद करिए हम लोगों की, क्योंकि जब आप इसमें अंदर गए हैं तो आप ये भी जरूर देख पाएंगे इस ग्रह के लिए कौन से खाद्यान्न ऐसे हैं जो हमें मदद कर सकते हैं विशेष दिशा में, हमारे ग्रह दशा के हिसाब से। तो ये भी हम लोग बहुत लाभकारी होंगे अगर समय आते हुए कोई चीज बढ़ाएंगे आप इसमें। साइंस तो ठीक है अपनी जगह, इसमें तो परफेक्शन है, जी सिद्धांत में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रायोगिक तौर से हमें कुछ या छोटी मोटी सहारे की चीज मिल सकती है तो उससे भी लाभ मिलेगा, क्योंकि दवाई बहुत महंगी हो गई है, डॉक्टर बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी कुछ सहारा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। यही बस प्रार्थना है। सही चलिए कह। सर, किसी का हो प्रश्न तो फिर जो है अजय कुमार जी से कहेंगे, धन्यवाद देंगे। कोई तो आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही, जब स्टार्टिंग में जो मन होता है वो पेंडुलम की तरह से है। तो जो लेफ्ट में आपने बताया कि राइट में जैसे उधर अपना सूर्य या आत्मा की तरफ जाए, तो आदमी का विचार आत्मा की तरफ जाते कम है बड़े, मतलब वो भौतिक जगत में ज्यादा खींच लेता है उस साइड से, मतलब जो है ना, नहीं तो वो ऐसा है, अंदर। जब तक आप निपटा नहीं लेंगे, भौतिक कर्मों को निपटा नहीं लेंगे ना, उसके ऊपर चादर उड़ा करके आप अध्यात्म में नहीं जा सकते सूर्य की तरफ। हम्म। जो आपने, इवन हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने भी, कईयों ने, वो जो है वो भौतिक वाले जो उनकी पैशंस थी उसको कंप्लीट करके तब वो पहुंचे। वो आप दबा करके किसी, देखिए ऐसा है कि चित्त वृत्ति को दबा करके आप नहीं कुछ कर सकते। जब तक उसका कर्म फल निपटा नहीं लेंगे तब तक सूर्य की तरफ नहीं जाएंगे आप। हम्म। आप ये चाहें कि हम कंट्रोल करके और जैसे आए ये कर दूं, वो कर दूं, हठ योग करूं, उससे नहीं होने वाला। ना हठ योग के लिए आपको आत्मशक्ति चाहिए, उतनी होती तो फिर वैसे ही ना चले जाते उसको। पर आज की तारीख में तो हर एक व्यक्ति बीमार है, किसी के घुटना खराब है, किसी का पेट खराब है, किसी तो को। ऐसा है कि ये अपने ही किए हुए का ही नतीजा आ रहा है। जैसा बीज जिस फील्ड में डाला गया है वही उग के हमारे सामने आ रहा है। ये नहीं, सच्चाई है, कड़वाई पॉल्यूशन कड़वी है। वगैरह भी तो है, आप ये देखिए ना, पॉल्यूशन, आहार, हर चीज में तो मिलावट है। तो वही तो कह रहे हैं कि अब मिलावट होने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं मिलावटी खाते हैं, कुछ लोग अपना समझ के खाते हैं, कुछ लोग जो है स्विगी जोमेटो में ही लगे हुए हैं। वो बाद में देखेंगे, हाँ, वो तो जो बाद में भी खा देखेंगे। रहे हैं लेकिन फिजिकली वो भी परेशान है। नहीं, आगे की जनरेशन जो है वो सब कहीं यही चल रहा है जो कर रहे हैं। जितनी एमएनसीज आई हैं उसके बाद से देखिए बच्चों की अगली जनरेशन का हाल क्या हो रहा है। अच्छा कोहली साहब, ये आध्यात्मिक विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान का दोनों का कमाइंड एक कोई अब संवाद कहीं इस पे पुस्तक कोई लिखी हुई है आध्यात्मिक मैंने तो कोई पढ़ी नहीं है, मैं खुद अपने दिमाग से ही जोड़ रहा हूँ दोनों को। और क्योंकि जैसे सिंह साहब ने कहा और आपने कहा, दोनों का अगर मिश्रण किया जाए कि एक ज्योतिष विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है,
ये कहाँ आके मिल जाते हैं और उनकी कॉमन कॉमन कौन सी है, ये देखिए, अब बिल्कुल समझ गया। लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है। नहीं, लॉजिकल है। देखिए, अध्यात्म की तरफ मेरा काफी रुझान रहा। हाँ, पता चलता है और आपकी बातों से। इसलिए एक्चुअली दोनों चीजों को, तभी ज्योतिष में रहा और अध्यात्म में रहा, तभी मैं उन दोनों लाइनों को जो है वो इंटरेक्ट करके मिलाने की कोशिश की। लग रहा है, कोई बिल्कुल आपकी पारंगत बातों से नहीं लग हूँ, रहा है। मैं कोई बिल्कुल। पारंगत नहीं हूँ। मैं हाँ मतलब है कि अध्यात्म में भी काफी कोशिश की थी। हाँ और जी। फिर जब हमने कहा कि फिर एक्चुअली एक चीज है कि मान लो, तो वो चीज मुझसे नहीं हो पाई। नहीं, मान लूं। जैसे आप संचित कर्मों की बात की है, आपने कर्मों की बात, तो ये आध्यात्मिक की तरफ ही है सारा। तो नहीं, आपने ये तो एक्चुअली हमारे ज्योतिष में भी है, सब पुराणों में आप देखिए ना, ज्योतिष में भी है। कॉमन मार्क के एक सी पुस्तक लिखी जा सकती है, आप भी लिख सकते बिल्कुल। हैं। नहीं, आप आप लिखिए जो मैं एक्चुअली मैं पुस्तक अभी उस पे लिख रहा हूँ, मैरिज पे लिख ली है एक। अच्छा अच्छा ज्योतिष में 2 पुस्तकें और लिख रहा हूँ। अच्छा। बाकी जितना ईश्वर ने समय दिया है, उसमें कोशिश करूंगा कि जो है वो सब यहीं का लिया हुआ है, यहीं दे करके जाना है। बिल्कुल सही, बहुत और अच्छी, बहुत। यही बात है। चलिए आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार साहब, दो दो शब्द धन्यवाद के दीजिएगा। धन्यवाद शर्मा जी। अभी जैसा ये दीक्षित जी शायद चले गए, एंड वो जैसा बता रहे थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं कुछ तरह पे, अभी हम एक विचार कर रहे हैं वोली सर को लेके, एक कोर्स ले रहे हैं छोटा सा रेमेडीज पे, कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से आ रही है और उस पे क्या, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इस पे हम शायद एक कोर्स का आयोजन जल्दी ही करेंगे। अगर कोई इच्छुक हो तो मेरे से संपर्क कर ले। और आज जो एक सार गर्भित ज्ञान सुनने को मिला, इवन मुझको भी बहुत सारे नए आइडियाज मिले। आशा सर ने पहली बार चंद्रमा को कंजक्ट किया विद एवरी प्लेनेट, मैं तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया उसके। और बहुत ही अच्छा सार गर्भित था कि जितना ज्ञान आज मिला बहुत छोटे समय में, उसको शायद वैसे पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि इतना समय दिया और सार गर्भित ध्यान दिया और सभी की शंकाओं का पूरा पूरा समाधान दिया। और शर्मा जी का धन्यवाद एक ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी। भविष्य में आशा है कुछ ऐसा ही अच्छा चलता रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोहली साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, दुख के साथ ठीक ऐसा ही होता है। दुख के साथ ठीक ऐसा ही होता है, जितना आप दुखों से भागने का प्रयास करेंगे उतना ही दुख तुम्हारे ऊपर हावी होते जाते हैं। जितना आप दुखों से दूर भागने का प्रयास करोगे उतना ही दुख आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। दुख बंदरों की तरह होते हैं। दुख बंदरों की तरह होते हैं जो पीठ दिखाने पर पीछा करते हैं, जो पीठ दिखाने पर पीछा करते हैं और सामना करने पर भाग जाते हैं। और सामना करने पर भाग जाते हैं। समस्या का डटकर मुकाबला करना ही समस्या को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है। समस्या का डटकर मुकाबला करना ही समस्या को कम अति करने का उत्तम। सर्वोत्तम उपाय है। वाह वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। किसी चीज से घबराना नहीं है। आइए 3 बार हम पहचान करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वं
सा